वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन हरे कृष्णा मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का टॉपिक है बेसिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमें कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, देन हमें उसका बेसिक सॉल्यूशन निकालना है। तो बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है यहाँ पे? ए एक मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? जो ये वेरिएबल्स जो होंगे उनके साथ जो कोफिशिएंट्स जो लगे हुए हैं उसकी मैट्रिक्स है। और बी क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि इक्वल में जो भी आएंगे उनको। और ये एक्स क्या है? ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगी जो वेरिएबल्स दे रखे होंगे। इसमें क्या होंगे? ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी इसमें एन वेरिएबल्स होंगे और एम इक्वेशंस होंगी, यानी एन और एम बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। देन इसमें जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसके जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितने हैं। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम इसमें एन सी एम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन जो आएंगे वो हमें बताएगा कि कितने इसके फिजिबल सॉल्यूशन है ना। उसके बाद में हम ये पता करेंगे कि कितने वेरिएबल्स हैं, उनको हमें इक्वेट टू जीरो रखना है फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। देन अब हम मेथड देखते हैं, मेथड क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन सी एम पुट करेंगे, यानी एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और सी क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और इक्वेशंस जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस आएंगे। देन इसके बाद में हमें ये पता करना है कि एक बार में हम कितने वेरिएबल को जीरो रखें जिससे हमें उसका सॉल्यूशन मिले। नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम जीरो रखेंगे। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एन माइनस एम करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एन माइनस एम की जो वैल्यू आएगी वो उतने वेरिएबल्स को हमें एक बार में जीरो रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास में एक इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी टू, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। तो यहाँ देखें तो टू इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल कितने? एक्स वाई और जेड, तीन वेरिएबल है। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 3C2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 3C2 से तो इसके जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब इसमें हमें ये पता करना है कि एक बार में हमें इसके कितने वेरिएबल को जीरो रखना है जिससे हम अदर जो अदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एन माइनस एम करेंगे। एन कितनी है? यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और एम 2 इक्वेशन है। तो एन माइनस एम रखने पर कितना आया? 1। दैट मीन्स हमें एक बार में केवल एक वेरिएबल को जीरो रखना है, बाकी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ये अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। नाउ यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ से ये जो आएगा एक्स बी, ये क्या होगा? इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिक सॉल्यूशन जब निकलेगा तो ये दो टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, जनरेटेड बेसिक सॉल्यूशन, और एक डीजनरेटेड, और एक होता है नॉन डीजनरेटेड। दैट मीन्स अनअपभ्रष्ट आधारी हल, ये तो क्या होता है? नॉन डीजनरेटेड। और एक होता है डीजनरेटेड, दैट मीन्स अपभ्रष्ट आधारी हल। तो इसके लिए क्या करेंगे, अनअपभ्रष्ट में क्या होता है कि ये जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है इसमें कोई भी जो है प्रत्येक आधारी चर का मान अशून्य होना चाहिए, यानी जितने भी बेसिक सॉल्यूशन निकले वो सभी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। अगर नॉन जीरो है तो वो क्या है? नॉन डिजनरेटेड है। अगर वो जीरो हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? डिजनरेटेड। तो नॉन से हमें क्या आ जाएगा? नो जीरो। दैट मीन्स हमें उसका ये पता चल जाएगा वो डिजनरेटेड है या फिर नॉन डिजनरेटेड है। तो ये सिंपल सा मेथड है। इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड दे आर डिजनरेटेड और नॉन डिजनरेटेड, अपभ्रष्ट या अनअपभ्रष्ट। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3
इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड दे रखी है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे, जैसे अभी हमने मेथड सीखा उस मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि इसके नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था NCM। तो यहाँ n क्या है, n इसमें वेरिएबल कितने, 1 2 3, तो 3 वेरिएबल है। C और इक्वेशन कितनी है, 1 और 2, तो 2 इक्वेशन है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो यानी इसके जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब हमें ये पता करना है कि एक बार में हमें कितने वेरिएबल को इक्वेट शून्य रखना है। दैट मीन्स हमें इसका बेसिक सॉल्यूशन मिल सके। फॉर इक्वेटिंग तो यानी इसके जो, तो इसमें हो जाएगा फॉर n माइनस m वेरिएबल्स इक्वेट टू 0 फॉर बेसिक सॉल्यूशन। यानी हमें n माइनस m चर को, n माइनस m की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 2 दैट इज 1। इतने वेरिएबल को हमें एक बार में इसमें 0 रखना पड़ेगा, जिससे हमें इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर x1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें x1 यानी पहला वेरिएबल अगर 0 रखते हैं तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है इसमें इसको 0 रख देंगे, तो बाकी जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे हम। 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, देन 2x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ जो आएगा, हमें पीछे देखा था एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या था, बी इनवर्स बी। तो ये जो बी है तो यहाँ हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे x2 x3, ये आ जाएगा 10 और 8। तो ये जो आएगा, ये जो दे रखी है ये तो बी होगी हमारी, ये कैपिटल बी हो जाएगी, और ये कैपिटल एक्स बी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या चाहिए, इसका x2 अपॉन x2 x3 की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और ये जो दे रखी है ये राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये जब लेके जाएंगे तो इसके पावर -1 हो जाएगी, दैट मीन्स इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाएगी। 3 4 2 -1 ऑफ इन्वर्स एंड 10 8। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है, फॉर एग्जांपल आपको बता दें, जैसे मेरे को निकालना है मैट्रिक्स ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो 1 अपॉन में -3 एंड -4 2 जा 8। अब क्या करते हैं, हम इसका मैट्रिक्स ले लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेनी है। तो 3 के जिस एलिमेंट को लेना है उसको छुपा लो, तो इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, -1, दैट मीन्स ये आ गया -1। 4 को छुपाएंगे तो 2 आ जाएगा अपोजिट साइन के साथ, और 2 को छुपाएंगे तो 4 आएगा माइनस के साथ, एंड 1 को छिपाएंगे तो 3 आएगा, और ये आ जाएगा ट्रांसपोज, दैट इज 10 8। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा इसका फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, -1/11। ये क्या हो जाएगा, -1
-2, ये जो रो थी ये कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, -4 3 एंड देन 10 8। यहाँ हम सिंपली मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रूल लगाएंगे, दैट मीन्स -1/11। ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -10, -4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -32। फिर ये -2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -20। और ये 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, +24। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करने पे ये आ जाएगा -1/11। ये 32 एंड 10 -42 और 24 में से 20 गया तो 4। तो ये जो फर्स्ट इसका बेसिक सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, x2 x3 क्या हो जाएगा, इस -1/11 को इनसाइड ले जाते हैं इसके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 42/11 और ये हो जाएगा 4/11। तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन आएगा दैट मीन्स यहाँ से क्या आया, देयरफॉर x2 क्या आया, x2 इसके सामने जो वैल्यू रखी हुई है वो x2 की वैल्यू 42/11 एंड x3 क्या आया 4/11। कब आया, जब when x1 इज इक्वल टू 0, जब हमने x1 को 0 रखा है। ऐसे ही हम x2 और x3 को 0 रख के वैल्यू निकालेंगे। नाउ सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इक्वेटिंग x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो इक्वेशन थी आपकी, इक्वेशन क्या थी ये, तो यहाँ अब इसको 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 4 -1। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 2 1 4 -1, यहाँ आ जाएगा x1 x3 और 10 8। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें x1 x3 की वैल्यू पता करनी है, तो x1 x3 तो ये क्या आ जाएगा 10 8 और ये राइट साइड में जाएगी तो इसका इन्वर्स 2 4 1 -1। तो ये क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा x1 x3 और ये हो जाएगा 10 और 8। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट 2 इंटू -1 दैट मीन्स ये हो जाएगा -2 -4 और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये -1 2 को छिपाएंगे तो ये आ जाएगा, 4 को छिपाएंगे ये आएगा, इसको छिपाएंगे 4 आएगा और 1 को छिपाएंगे 2 आएगा। देन ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या आ गया -1/6। यहाँ क्या हो जाएगा इसका चेंज कर देना है और यहाँ ये मैट्रिक्स आएगी 10 और 8। नाउ इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 फिर -4 -2 मल्टीप्लाई में 10 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1/6। यहाँ क्या हो जाएगा -1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, 4 मल्टीप्लाई होगा तो -32। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा -10 से तो -10 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 16। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x1 और x3 की वैल्यू आएगी। x1 x3 क्या हो जाएगा, ये -1/6 को अंदर ले जाएंगे, 10 और 32 मिलके 42 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 42/6 और नीचे आ जाएगा 6/6। तो जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आया 7 और 1 माइनस का। तो यहाँ इससे हमारे पास में x1 की वैल्यू क्या आई, देयरफॉर x1 कितना आया 7 एंड x3 कितना आया -1।
अब हम पता करेंगे इफ़ वी हैव टू पुट x3 इज इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन क्या आएगा। तो जब x3 को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी मैट्रिक्स 2 1 3 2 और इधर 10 8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर x3 इज इक्वल टू 0, जब x3 0 रखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसको 0 रखना है तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3 2। तो 2 1 3 2 2 1 3 2 और यहाँ हो जाएगा x1 x2 इक्वल में क्या आ गया 10 और 8। तो यहाँ से हमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 1 2 दिस मैट्रिक्स इनवर्स एंड 10 8। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 1/4 3 1 जा 3 माइनस का 3। यहाँ क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स निकालना है। तो जब इस 2 को हाइड करेंगे तो ये 2 दिखेगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2। यहाँ 3 को हाइड करेंगे तो ये 1 दिखेगा, दैट मीन्स माइनस का 1। और 1 को हाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा माइनस का 3। और 2 को हाइड करेंगे तो 2 ट्रांसपोज और मैट्रिक्स 10 8। अब हम क्या करेंगे, हमें इस x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आ गया 4 - 3 दैट इज़ 1। ये क्या हो जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 - 1। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड देन 10 8। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 10 जा 20 -3 8 जा 24। फिर 1 को 10 से करेंगे तो माइनस का 10 और 2 को 8 से करेंगे तो प्लस 16। तो जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 में से 24 गया तो माइनस का 4, 16 में से 10 गया तो 6। तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन आएगा, इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से x1 x2 की वैल्यू क्या निकल के आई -4 6। देन x1 की वैल्यू आ गई -4 एंड x2 की वैल्यू आ गई 6। तो इसके जो जितने भी जो सॉल्यूशन हैं देयरफॉर अतः all basic solutions are non-degenerated. दैट मीन्स अगर सभी हल में इसके लिखूं तो सबसे पहला हल क्या था, x1 को 0 रखा। देखते हैं x1 को 0 रखा तो ये क्या आएगा 42/11 एंड 4/11। सेकंड जब हमने x2 को 0 रखा, तो x1 की वैल्यू आई 7। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 0 एंड -1। एंड थर्ड सॉल्यूशन क्या आया, अभी हमने निकाला, जब x3 को 0 रखा तो x1 की वैल्यू आई -4, x2 की वैल्यू आई 6 और x3 की वैल्यू आई 0। अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली 0 हो। अगर इसमें कम्प्लीटली 0 होता देन ये डीजनरेटेड सॉल्यूशन होता। ये सभी क्या है नॉन जीरो है, तो ये क्या है नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन होगा इसका। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसमें पूछा गया है आपसे निम्न ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका आपको हल दैट मीन सॉल्यूशन निकालना है। इसके जितने भी जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें आपको ये पता करना है कि इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं। सुसंगत हल का मतलब होगा कि यानी इसके जितने भी जो सॉल्यूशन आते हैं, जैसे ऊपर वाले में अगर हम देखें तो ये बेसिक सुसंगत हल है या नहीं। तो सुसंगत हल में क्या होगा कि इसमें जितने भी जो
हल दे रखे होंगे x1 x2 x3 के वैल्यू, तो वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। दैट मीन्स वो सभी पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे ये जो कंडीशन दे रखी है एक्स वाई जेड, ये क्या होने चाहिए ग्रेटर देन जीरो होंगे अगर सभी में। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें सारे पॉजिटिव है, ये इसका सुसंगत हल होगा। बट इसमें बात करें तो यहाँ एक माइनस आ गया, ये सुसंगत हल नहीं होगा। यहाँ बात करें तो ये सुसंगत हल नहीं होगा। यानी जो भी बेसिक सॉल्यूशन निकालें, अगर उसमें सभी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू, अगर उन सभी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है तो वो वैसे उसका सुसंगत हल होगा, अदरवाइज वो उसका सुसंगत हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको बताना है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड पे। तो सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसी को हम सोल्व करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम उसको कर सकें। नाउ सिंप्लेक्स में प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड है क्या। तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना है। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमाइज की जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, आवश्यकता सदिश। दैट मीन्स जो बी जो दे रखा होगा उस जो बी हमें इनइक्वलिटीज, दैट मीन्स हमें जो कंडीशन दे रखी होगी, कंडीशन में जितने भी जो बी हैं उन सभी को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशंस हमें दे रखी है उनको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू चेंज द इनइक्वलिटीज इनटू इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ सरप्लस एंड स्लैग वेरिएबल। इसका मतलब हमें जो प्रतिबंध जो दे रखे होंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटी जो है दैट मीन्स ये वाले जो सिंबल होंगे लेस देन ग्रेटर देन, ये जो सिंबल होंगे इनको हम कुछ ना कुछ ऐड या कम करके हम उसमें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जिससे वो इक्वेशन में चेंज हो जाए। देन हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी जो हमने आर्टिफिशियल इन स्लैग और ये जो सरप्लस जो वेरिएबल है इसको मतलब इनइक्वलिटीज़ को हम बैलेंस करने के लिए जो आर्टिफिशियल जो ये वेरिएबल्स जो ऐड करेंगे उनको हम उसमें ऐड करेंगे। देन इसके बाद में हमारी जो टेबल होगी, जो सिंप्लेक्स जो टेबल होगी वो तैयार होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, सिंप्लेक्स टेबल तैयार होगी। उसके बाद में हम उसकी जो सॉल्यूशन है उसके ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन की टेस्ट करेंगे। इष्टतम हल का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। देन ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है। एंटरिंग वेक्टर हो जाएगा हमारा प्रवेशी सदिश और आउटगोइंग वेक्टर होगा अपगामी सदिश। देन इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो हमारा की एलिमेंट होगा। देन उसकी हेल्प से हम न्यू सिंप्लेक्स टेबल हम बनाएंगे और ये मेथड हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे जो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाता। तो नाउ हमारा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की द्वितीय समस्या को सिंप्लेक्स विधि से हल करो। तो ड्यूअल प्रॉब्लम का जो टॉपिक है उसी पे हमारे प्रॉब्लम है सिलेबस में। तो ये जो भी प्रॉब्लम दे रखी होगी उसको ड्यूअल में कैसे चेंज करेंगे तो हम इसी क्वेश्चन से समझते हैं। तो सॉल्यूशन है, तो जो सबसे पहले जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम इसको एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं। जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है इस एलपीपी को हम लिख लेते हैं, जो कि क्या है, मिनिमम जेड सी ऑफ एक्स एंड नाउ सब्जेक्टेड टू, ये आ जाएगा ए कैपिटल एक्स एंड दीज ऑल सिंबल्स आर ग्रेटर देन टाइप बी। एंड हमें क्या दे रखा है कि जितने भी जो x हैं वो सारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। देन हम इसको लिखते हैं वेयर। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये c a b x ये सब चीज़ है क्या।
तो यहाँ पे वेयर ए जो है, ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमें जो दे रखी है, x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ x1 का कोफिशिएंट 1 है, 4, ये आ गया 2, यहाँ हो जाएगा 3 1 2। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 2 1, फिर 4, फिर 2 3 1 2, ये क्या होगी ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। तो बी हमारी क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स, ये जो दे रखा है ये बी हो जाएगा 5 4, एंड कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल जितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा x1 x2 x3। एंड नाउ सी, वेयर सी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी ये, यहाँ जो हमें दे रखे हैं वेरिएबल 2 9 1, तो ये हो जाएगी रो मैट्रिक्स 2 9, कॉमा नहीं आएगा 1। नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है, इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम बनानी है। दैट मीन्स मिनिमम जेड को हमें चेंज करना है मैक्सिमम जेड में। तो मैक्सिमम जेड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दी गई आद्य समस्या, दैट मीन्स प्राइमल प्रॉब्लम, की द्वैत समस्या यानी ड्यूअल प्रॉब्लम, ड्यूअल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो मिनिमम जेड था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मिनिमम जेड था इसकी जगह आ जाएगा मैक्सिमम जेड, और इसको हम लिखेंगे, यहाँ सी था तो इस सी की जगह आ जाएगा ये जो बी मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज, और इस एक्स की जगह हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा जो हम ले लेते हैं डब्लू। ठीक है, नाउ सब्जेक्टेड टू ये जो ए था इस ए की जगह, ये जो मैट्रिक्स ए थी यहाँ इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज, और यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा डब्लू, और ये जो सिंबल्स थे ग्रेटर देन टाइप के थे तो ये लेस देन में चेंज हो जाएंगे, और लेस देन वाले ग्रेटर देन में चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, यहाँ कुछ कोफिशिएंट आएगा जो क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज, एंड जितने भी जो डब्लू हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ। दैट मीन्स हमें ये जो दे रखा होगा इसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जेड, मिनिमम जेड की जगह मैक्सिमम जेड लिखना है। सी जो था उसमें ये जो सी था इसकी जगह ये जो मैट्रिक्स बी है इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो मैट्रिक्स बी है इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ ए था तो इसमें ए मैट्रिक्स ए थी तो यहाँ जो लिखेंगे ए, इसमें मैट्रिक्स ए जो है इसका ट्रांसपोज लिख देंगे, और यहाँ जो सी था, ये जो सी था ऊपर वाली में उसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये आ जाएगी। तो हमारी जो ड्यूअल प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जेड, देन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेयर फिर ये सारी जो वैल्यू है ए बी सी ट्रांसपोज डब्ल्यू, इन सब की वैल्यू हमें क्वेश्चन से रखनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी जो है देखो बी क्या है 5 और 4, कॉलम मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 5 4। फिर ए ट्रांसपोज, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स थी तो ये 3/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1 3, वन 3, रो तो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में, तो 1 4 2 1 4 2, और ये 3 1 2 ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 1 2। देन
यहाँ क्या है सी ट्रांसपोज, तो हम लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ये जो सी थी इसकी ये रो मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगी 2 9 1। एंड ये जो डब्ल्यू है यहाँ जितनी रो बन रही हो उतने कोफिशिएंट्स हो जाएंगे हमारे डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू हो जाएगा W1 W2 W3, W1 W2 W3। देन जो प्रॉब्लम है आपकी, जो ड्यूअल प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, उसको हम लिखते हैं। तो मैक्सिमम जेड की जगह मैक्सिमम जेड इक्वल में क्या आ जाएगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है 4, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है W1 W1 और W2। ठीक है, तो यहाँ W3 नहीं आएगा क्योंकि दो ही हमारे पास वेरिएबल है। तो ये W जितनी कॉलम होंगे उतने वेरिएबल लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 W1 प्लस 4 W2। 4W2। इसके बाद में हमारी जो सब्जेक्टेड थी ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये है, तो ये आ जाएगा 1 3। तो रख देते हैं हम इसमें, क्या हो जाएगा 1 3। तो ये आ जाएगा W1 3 W1 प्लस 3 W2, और जो सिंबल था वो लेस देन टाइप का आ जाएगा। लेस देन इक्वल में क्या आ जाएगा ये 2, जो ये ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज जो है इसके सामने, तो ये आ जाएगा 2। फिर 4W1 प्लस W2 लेस देन 9, एंड फिर 2W1 प्लस 2W2, ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, एंड W1 W2 ग्रेटर देन 0। तो ये ड्यूअल प्रॉब्लम इसकी बन चुकी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय सिंप्लेक्स मेथड से। नाउ ये जो प्रॉब्लम थी इसको एक बार वापस राइट डाउन कर लिया, तो देखते हैं अब इसका हमें सिंप्लेक्स मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम जेड डी ड्यूअल है तो डी लिख दिया, यह आ जाएगा 5W1 प्लस 4W2। अब इसमें कितनी इनइक्वालिटीज़ है उतने हमें सिलेक्ट वेरिएबल इसमें ऐड करने पड़ेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ एक ऐड करेंगे, तो इसको मान लेते हैं हमने W3 0W3 प्लस 0W4 प्लस 0W5 ये ऐड किए। अब आगे क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्टेड टू इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो ये क्या आ गया W1 प्लस 3W2। इसको बैलेंस करने के लिए एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा W3 हमने मान लिया वो ऐड किया था, प्लस बाकी जो वेरिएबल है वो एज इट इज लिख देंगे। इक्वल में कितना आ जाएगा 2, एंड फिर सेकंड जो है उसमें भी 4W1 प्लस W2 W3 इसमें ऐड किया फर्स्ट वाली में, तो इसमें W4 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0W3 बैलेंस करने के लिए लिखा है W4 प्लस 0W5 इक्वल में कितना आ गया 9। एंड नाउ थर्ड क्या हो जाएगी 2W1 प्लस 2W3 प्लस 0W3 प्लस 0W4 प्लस W5 इज इक्वल टू 1। नाउ एंड ये जितने भी जो W1 W2 W3 4 W5 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल रेडी करेंगे। तो नाउ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, तो इसको ध्यान से समझना है।
तो जो वेरिएबल हमने अपनी तरफ से ऐड किया ये कौन से हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, दैट मीन्स कृत्रिम चर है। तो ये हमारे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें सी बी, फिर आ जाएगा डब्ल्यू बी जो हमने ऐड किए हैं, तो सी बी वो वैल्यू आएगी जो वैल्यू हमने इसमें मैक्सिमम जेड में हमने ली है। तो W3 W4 W5 ये ऐड किए हैं तो ये यहाँ आएंगे। W3 W4 एंड W5 ये आ गए। यहाँ इनका जो कॉस्ट आएगी, ये जो वेरिएबल है इनकी कॉस्ट लिखेंगे। इनकी कॉस्ट क्या है जो हमने यहाँ मैक्सिमम जेड में लिखी, 0 0 0, तो ये आ जाएगी 0 0 0। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे आएंगे बी लिखेंगे, बी की वैल्यू। तो बी क्या है, बी ये वाला है, तो बी आ जाएगा ये 291, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 291। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ जो हमने जो वेरिएबल लिए हैं, क्या है वेरिएबल हमारे, ये जो वेरिएबल है W1 W2 3 4 5, ये सारे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। W1 W2 W3 W4 W5, ठीक है, ये सब हम यहाँ लिखेंगे। देन यहाँ W1 की जो वैल्यू है इन तीनों इक्वेशन में वो W1 के नीचे लिखेंगे। ऐसे ही W2 की तो यहाँ लिखें 1 4 2, तो 1 तो फर्स्ट में है, 4 सेकंड में है, फिर 2। फिर ऐसे ही इसमें देखें तो ये क्या है 3 1 2, तो ये W2 की वैल्यू है 3 1 2, और W3 की वैल्यू यहाँ 1 है 0 0, तो ये 1 0 0। W4 की 0 1 0, तो 0 1 0। ऐसे W5 की वैल्यू 0 0 1 हो जाएगी, 0 0 1। यहाँ इसके ऊपर हमें लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे सी जे, दैट मीन्स सी जे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो मैक्सिमम जेड में जो भी वेरिएबल हैं W1 W2 3 4 5 जितने भी हमने माने और जो दे रखे हैं, इन सब की कॉस्ट हम इनके ऊपर लिखेंगे, W1 2 3 4 5 इनके ऊपर। तो यहाँ देखें तो इसकी क्या है 5 4, तो ये आ जाएगा 5 4 0 0 0। इतना बनने के बाद इसको हम टेबल की फॉर्म में बना लेंगे। टेबल की फॉर्म में कैसे, ऐसे बनाएंगे हम इसको। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे हम इसमें जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट दे रखी है, अगर W1 की बात करें तो W1 यानी यहाँ पे जेड जे क्या होगा, ये जो कॉस्ट दे रखी है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 2, तो ओवरऑल 0, इसमें से ये 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 0 0, ये सभी वैल्यू आई। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ निकालना है लास्ट में रेशियो। रेशियो जो होगा वो क्या आ जाएगा, मिनिमम लेना है हमेशा, मिनिमम एक्स बी आई अपॉन में वाई आई, तो एक्स बी आई अपॉन में वाई आई। अब ये जो सेलेक्ट होगा यहाँ वाई आई की जगह हमारा डब्लू बनेगा।
तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, माइनस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ माइनस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, -5 है, -4 कम है, तो ये वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। ये क्या होगा, हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा W1, यानी W1 इनमें से किसी एक की जगह आएगा। तो W3, 4 और 5 में से कोई एक बाहर जाएगा। अब यहाँ हम इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो B है इसको डिवाइड करेंगे 1 से। तो 2/1 इज इक्वल टू 2 आया। ऐसे ही 9/4 क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा आएगा। दैट मीन्स 9/4 क्या हो जाएगा, 2.25। और जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। देन यहाँ हमें लेना है, इनमें जो रेशियो आता है इस रेशियो में जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, नीचे लिखेंगे इसमें। और ये जो आउटगोइंग वेक्टर है और ये इनकमिंग वेक्टर है, इसको जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, की एलिमेंट हो जाएगा। तो हम इस सिंप्लेक्स टेबल के लिए हम लिखेंगे परवेशी सदिश, दैट मीन्स इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर क्या है हमारा, यहाँ से इनकमिंग वेक्टर है W1 एंड आउटगोइंग वेक्टर अपगामी सदिश, वो क्या है, बाहर कौन सा जा रहा है, W5। और इसका जो मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव यानी की एलिमेंट कितना है, 2। नाउ वी हैव टू रेडी फॉर द सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में ये जो नोटेशन है वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ CJ आएगा, CJ हम लिख लेंगे वही 5, 4, 0, 0, 0। यहाँ जाएगा W1, 2, 3, 4, 5। यहाँ जाएगा CJ के नीचे B की जो वैल्यू दे रखी है वो एज इट इज हम। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इस की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इसके पहले हम इसमें पूरी चीज़ लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, CB था और यहाँ WB। तो WB में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाए WB में ये जो है W3, W4 और यहाँ W5 की जगह अब हमारा जो इनकमिंग वेक्टर है वो आएगा W1। देन यहाँ जो वैल्यू है W1 की वैल्यू लिखनी है। W1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, W1 की वैल्यू 5 है हमारे जो फंक्शन था उसमें। तो यहाँ W1 की जो वैल्यू है B में, यहाँ आ जाएगी 5। कॉस्ट इसकी 0 है, इसकी 0 है, ये कॉस्ट ऑफ बेसिक्स आ जाएगी यहाँ। अब यहाँ ये जो दे रखा है हमें सबसे पहले इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरी जो रो दे रखी है इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले 1 बनाना है। तो W1 को हम 1 बनाएंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये क्या आ जाएगा 1/2। फिर ये 2 की जगह 1 आ जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 एंड 1/2। अब आगे क्या करना है, इसके ऊपर जो एलिमेंट है इनको हमें 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 बनाने के लिए हम अगर ये जो नीचे वाली जो रो है इसकी हेल्प से हम देखते हैं। तो अगर इस ऊपर वाली रो को यहाँ 4 है और यहाँ क्या आ रहा है 1, तो इस रो को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो रो है, दैट मीन्स ये जो न्यू रो आई है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ अगर मैं लिखूँ तो ये जो रो के एलिमेंट है इनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 9, 4, 1, 0, 1, 0, ये सारे आ गए। अब हमें क्या करना है, जो नीचे हमारी जो रो आई
ये जो रो दे रखी है इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगी 4 इंटू 1/2 यानी 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस, तो देखते हैं माइनस पे क्या आ रहा है। तो 9 - 2 7, ये 0, ये माइनस का 3, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये -2। तो ये सेकंड रो में हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो बी की जगह कितना आ रहा है 7 0 -3 0 1 एंड 2। ऐसे ही हम ये जो ऊपर वाली जो रो है ये 1, इसको भी हम 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए इस वाली रो में से ये जो हमारे पास में न्यू रो आई इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 में से 1/2 गया तो ये बचेगा 3/2। तो ये 3/2 हो गया। 1 में से 1 गया 0, ये 3 में से 1 गया तो ये बचा 2, फिर 1 में से 0 1, 0 में से यहाँ क्या है 0 तो 0, 0 में से 1/2 गया तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। अब अगेन हमें क्या करना है इसमें ZJ - CJ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ZJ - CJ। तो ZJ में क्या हो जाएगा, अब इसको 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 0। ऐसे क्या हो जाएगा ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1। देन क्या आ जाएगा 0 0 और 5 में ये 1 5/2 में से 0 गया तो ये आएगा 5/2। तो अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव की नहीं आ रही है। दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव की वैल्यू आनी ज़रूरी थी, तो यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव की नहीं आ रही। इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का था इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती तो हम उसको एंटरिंग वेरिएबल देखते और सेम रिपीट मेथड करते जैसे हमने ऊपर किया है वैसे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आ चुका है। तो देखते हैं। तो हमने देखा तो ये जो टेबल थी इससे ZJ - CJ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन था ये क्या हो जाएगा ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन था तो इसका जो x1 और ये जो W1 W2 और W3 इसकी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई। अगर हम इससे देखें तो यहाँ जो W1 के सामने जो रखा हुआ है कितना है 1/2, तो W1 आ गया 1/2। W2 इसमें कुछ W2 है नहीं तो इसकी वैल्यू 0। बाकी अब ये जो वैल्यू है W1 और W2 ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। W1 और W2 की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमने नीचे देखा कि W1 और W2 की वैल्यू क्या है 1/2 और 0। तो ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन में रखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन हमारा आ चुका है। तो ये क्या आ जाएगा W1 की वैल्यू कितनी है 1/2 और W2 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम ZD जो है जिसका हमें आंसर पूछा है वो क्या आ जाएगा 5 × 1/2 + W × 0। तो यहाँ से सोल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आई 5/2, जो कि हमें यही आंसर हमने पूछा था। अब ये जो मैक्सिमाइज की जो वैल्यू थी मिनिमाइज की वैल्यू थी, तो मिनिमम Z की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम Z की वैल्यू भी यही आएगी। तो अगर मिनिमम Z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x2 की वैल्यू भी 0 और x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू हमने निकाली है 5/2। तो यहाँ मिनिमम Z की वैल्यू हो जाएगी 5/2, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर।